अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पंजाब में 90 रोज के अंदर इंतखाबात के मामले पर असखुद नोटिस लेने और सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए एक साथ बिठाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं कर पा रही है कि इस मामले पर लचक दिखाई जाए या अपने फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 23 फरवरी यानी तकरीबन 2.5 माह से समाअत जारी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और दीगर मुतल्लका इदारों को बरवक्त इलेक्शन के इंतजाम करने के लिए बार बार हिदायत जारी की। हुकूमत को संगीन नतायज से खबरदार भी किया जाता रहा और सियासी जमातों को भी मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक करने के रिमार्क सामने आते रहे। मगर आज 8 रोज के वक्फे के बाद इस केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। 3 रुकनी बेंच ने कल 27 अप्रैल की समाअत का जो हुक्मनामा जारी किया था उसमें भी यह लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया। सियासी जमातों की बातचीत या मुज़ाकरात में सुप्रीम कोर्ट का कोई किरदार नहीं है। और आज भी एक तरफ तो चीफ जस्टिस ने फिर इस बात का इशारा दिया कि सियासी जमातें खुद मिल बैठकर मसले का हल निकाल लें, तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से आज ये रिमार्क्स भी सामने आए कि अदालत 90 दिन में इंतखाबात कराने का फैसला दे चुकी है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फरीजा अंजाम दे रही है। यानी जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये मामला सियासी जमातों पर छोड़ने की बात कर रही है, वहीं मुज़ाकरात की नाकामी पर एक्शन लेने का इशारा भी दे रही है। अब अहम बात यह है कि 14 मई में अब सिर्फ 9 रोज रह गए हैं और 9 रोज के अंदर पंजाब में इलेक्शन की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसलिए देखना होगा कि 14 मई की तारीख गुजरने पर सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाती है। 2 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा था कि हुकूमत से इलेक्शन की तारीख पर कोई इत्तफाक नहीं हो सका है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। मगर आज केस की समाअत से पहले वफाकी हुकूमत ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई उसमें कहा गया कि हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात एक दिन कराने पर इत्तफाक हो चुका है। वफाकी हुकूमत और सूबों में निगरान हुकूमत पर भी इत्तफाक हुआ है, मगर यह तय नहीं हो सका है कि कौमी असेंबली, सिंध असेंबली और पंजाब असेंबली कब तहलील की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमती इत्तेहाद ने आईनी मुद्दत से पहले असेंबलियां तहलील करने पर लचक का मुजाहरा किया। आइंदा बजट से पहले IMF और दोस्त ममालिक से मुआहदा नागुज़ीर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्की माशी मसाइल की संगीनी तस्लीम कर ली है। हुकूमत के इस मौके पर आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया है। अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं। सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक से पूछा कि ये बताएं कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों जरूरी है। फारूक एच नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना जरूरी है, असेंबलियां ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल करवाने के लिए आइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिल्ला ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जस्टिस अतर मिल्ला के नुक्ते पर दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, जबकि अहम बात यह है कि जस्टिस अतर मिल्ला ने 27 फरवरी को जो अपना इख्तलाफी नोट जारी किया था उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस से शिकवा किया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने असेंबलियां टूटने के उनके एतराज़ात और सवालात को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। जस्टिस अतर मिल्ला ने अपने नोट में असेंबलियों की तहलील पर 3 सवालात उठाए थे और लिखा था कि असेंबलियों की तहलील के कानूनी मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर ओपन कोर्ट में सुनाए गए फैसले और कार्रवाइयों को चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे का हिस्सा नहीं बनाया। यानी जस्टिस अतर मिल्ला चीफ जस्टिस से असेंबलियों की तहलील के मामले को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाने पर शिकवा कर रहे थे, जबकि आज चीफ जस्टिस ने हुकूमत से यह शिकवा किया कि हुकूमत ने जस्टिस अतर मिल्ला के नुक्ते पर दिलचस्पी जाहिर नहीं की। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने आज हुकूमत की कोशिशों और नीयत पर भी सवालात उठाए और रिमार्क्स दिए कि यह मामला 23 फरवरी को शुरू हुआ, मगर आइन की कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरे राउंड में आपने बाइकॉट किया था, आपने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की।
आप 4-3 की बहस में लगे रहे। आज की गुफ्तगू को ही देख लें, कोई फैसला या कानून की बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी यह है कि अभी तक नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की गई है। हुकूमत कानून में नहीं, सियासत में दिलचस्पी दिखा रही है। आज समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर अमल दरामद करने की अपील करते हुए कहा कि 14 मई चंद दिन बाद है, लेकिन फंड्स जारी नहीं किए गए हैं। नजरिया जरूरत की वजह से इलेक्शन मजीद ताखीर का शिकार नहीं हो सकते। जबकि वफाकी वजीर साद रफीक ने अदालत के सामने माजी की नाइंसाफियों का जिक्र किया और कहा कि अदालत 2017 से हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। इदारों और सियासी जमातों के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा है। जबकि अदालत के बाहर साद रफीक ने दावा किया कि हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में बहुत करीब आ गई है, मिल बैठना चाहिए ताकि रास्ता निकल सके। ने और हमने इस बात पे इत्तफाक किया कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए। इस पर इत्तफाक हुआ कि केयर टेकर निगरान हुकूमतें आनी चाहिए और ये कि इंतखाबी नताइज को सब फरीक तस्लीम करेंगे। तारीख पे इत्तफाक नहीं हुआ। जो हमारी बातचीत आपस में हुई है उसमें हम कोई ज्यादा दूर नहीं है, काफी करीब आए। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? ये कोई साल या 6 माह का उनको प्रोग्राम तो नहीं बताया जा रहा? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते? क्यों जरूरी है कि इंतखाबात जो है वो 14 तारीख को हो या उसके 10 दिन बाद हो? हम जो मुकर्ररा वक्त है उससे कुछ पीछे आए हैं मुज़ाकरात में। हमने लचक भी दिखाई है। मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाए। भाई अब बलोचिस्तान की असेंबली को और सिंध की असेंबली को कैसे डिक्टेट करेंगे कि चूंकि पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है इसलिए अब आप भी अपनी असेंबलियां तोड़ें? मजीद बात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है रास्ता निकल सकता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी ने तो आज ये कहा कि हुकूमत ने जो जवाब जमा करवाया है वो काफी मुस्बत है, अब सिर्फ तारीख का मामला रह गया है। मगर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अब हुकूमत से मुज़ाकरात का मामला खत्म हो चुका है। फिर आपकी डिमांड्स क्या थी? 3। एक, हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में बैक वक्त एक ही दिन इलेक्शन हो जाए। आपकी दूसरी डिमांड क्या थी? कि केयर टेकर सेटअप के अंदर इलेक्शन हो जाए ताकि इंतशार ना हो। तीसरी, इलेक्शन के बाद सब जमातें नताइज कबूल करें। 1 डे के लिए हम तैयार, केयर टेकर के लिए हम तैयार, नताइज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? आप तो उसी बात पर अड़े हुए हैं कि ये सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियों का हमें एहसास है। जो जवाब गवर्नमेंट ने जमा कराया है वो तो काफ़ी मुस्बत है और अगर इस तरह से अब तो सिर्फ एक डेट का मामला रह गया है तो नायक साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा मनामनो लें और डेट ले आएँ तो बस अल्लाह हाँ। जो हुकूमत ने अपना एक मौक़िफ़ तब्दील किया है और कहा है कि वो जल्दी असम्बली तोड़ने के ऊपर तैयार है, जाहिर है कि ये मुस्बत। अब ये मामला किस तरफ जा रहा है? क्या दोबारा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, क्या उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा मुज़ाकरात हो? क्योंकि एक तरफ तो आज साद रफीक साहब ने भी कहा कि पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात में एक दिन पे इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो हुकूमत ने आज अपनी दरख्वास्त भी दायर की उसमें भी ये उन्होंने कहा, जो जवाब जमा करवाया उसमें ये कहा कि पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होगा, इस पर भी इत्तफाक हो चुका है। तो क्या मजीद मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी है अभी? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात जो हैं वो होने चाहिए और ये 2 बड़े मेजर और बुनियादी पॉइंट हैं कि केयर टेकर सेटअप का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्कीम दी गई है फॉर जनरल इलेक्शन और एक ही दिन तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन। अब इसमें ये है कि अगर इस बात की इत्तफाक हो जाए कि बजट जो है वो मौजूदा हुकूमत को ही, जो कि एक मुस्तकिल हुकूमत है और पार्लियामेंट मौजूद है, उसे देना चाहिए, क्योंकि एक तो IMF के साथ जो मामलात हैं उनका तय होना और उनके साथ जो तय हुए हैं उसके मुताबिक बजट का दिया जाना, ये केयर टेकर सेटअप के बस की बात नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर मुल्क का जो है वो नुकसान हो सकता है, यानी डिफॉल्ट की तरफ सूरत हाल जो है वो जा सकती है, क्योंकि केयर टेकर सेटअप के साथ न तो जो है वो एग्रीमेंट में पेशरफ हो सकेगी और ना ही केयर टेकर सेटअप जो है वो बजट दे सकेगा। तो ये एक बुनियादी पॉइंट है जिसके ऊपर PTI का जो वफद है उसने भी लचक का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस बात को माना है कि ये बात दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप मई में जो है वो बजट दे दें। हालांकि बजट जो है वो वक्त मुकर्ररा पे ही दिया जाना है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इशूज हैं जिनको सेटल करना होता है। तो अगर ये बात तय हो जाती है
तो फिर उसके बाद जो है वो 13 जुलाई को असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाए या 13 अगस्त को हो जाए, तो फिर कौन सा फर्क रह जाता है? 20-25 दिन का फर्क है। तो मेरा ख्याल है फिर वो भी तय हो जाएगा और एमिकेबली असम्बलियाँ जो है वो ऑलमोस्ट अपनी टर्म कर देंगी और वक्त मुकर्रर के ऊपर जो है वो इलेक्शन तो हो जो जाएगा। मुकर्रर वक्त है असेंबलियों का वो 13 अगस्त है, लेकिन जो मुज़ाकरात हुए उसमें हुकूमत की तरफ से ये बात सामने आई कि उन्होंने 30 जुलाई तक तो हामी भरी है, यानी कि 15 दिन वो पहले आने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या ये मुमकिन है राना साहब कि आप कह रहे हैं बजट पेश करना इंपॉर्टेंट है, उसकी मंजूरी इंपॉर्टेंट है, तो एक दफ़ा बजट अगर 9 या 10 तारीख को पेश होता है, कौमी असम्बली से 30 जून के आसपास मंजूर हो जाता है, तो उसके फौरी बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ? देखिए ये फिर जुलाई आ जाता है ना, यानी जुलाई में और अगस्त में कितना फर्क है? 25-30 दिन का। तो वो फिर नेगोशिएशन करने वाले वो हमारे साथी हैं, तो उसके ऊपर कोई वो सजेस्ट कर लेंगे। इस पे मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की डेट तो वही बनती है ना, क्योंकि अगर ये जुलाई में होता है तो फिर ये 90 दिन होंगे, अगर अगस्त में होता है तो 60 दिन होंगे, बात तो फिर वहीं पे चली जाती है। अच्छा, यानी असेंबलियां तो अगर इसलिए तहलील वक्त से पहले होती हैं तो फिर आपकी ख्वाहिश ये कि 90 दिन, पूरा 90 दिन केयर टेकर सेटअप रहे। ये नहीं होना चाहिए कि जल्द से जी जल्द इंतखाबात करवाएं, 60 दिन के अंदर करवा लें। 90 तो मैक्सिमम टाइम है ना, ताकि जो भी मुंतखब हुकूमत है वो आए और फिर मामला संभाले। नहीं, वो तो फिर केयर टेकर सेटअप में देना है ना, शेड्यूल या इलेक्शन कमीशन में देना है। उसका मुआहदा हम तो नहीं कर सकते, या उसके मुतल्लिक अभी से तो तय नहीं किया जा सकता। तो केयर टेकर सेटअप जो आएगा उसके पास 90 दिन होंगे, 90 दिन का वो इलेक्शन आएगा। सही, और क्योंकि अगर 13 अगस्त को ज़्यादा तो फिर 60 दिन होंगे। तो इसलिए ये 13 जुलाई या 13 अगस्त में कोई फर्क नहीं है, बात वही। हाँ, लेकिन राना साहब आज शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं हमने एक दिन एक इंतखाबात पे बात मानी, हम केयर टेकर के हवाले से बात मान रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ गुंजाइश दिखाएं। तो क्या अगर आप भी कह रहे हैं 15-20 दिन इतना बड़ा मामला नहीं, आपने भी 15-20 दिन में कौन सा बजट पूरा इंप्लीमेंट कर देना है, तो फिर 15-20 दिन आप भी पीछे कर सकते हैं अगर मामला सुलझाने की कोशिश की जाए तो। चले चले शहजाद, अब बात तो दिनों की है ना। ये जो इन्होंने जो मुल्क को तकरीबन 1 साल से मुल्क का ये नुकसान कर रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ, तो ये तो अब इनकी ये एक्सपोज हुए है ना कि सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो सारा कुछ ये कर रहे थे कि वक्त से पहले, और ये सिस्टम को जो है वो नुकसान पहुँचाना चाहते थे, तो फिर वो नहीं बचा सके ना। तो ये जो इनकी नाकामी है, तो अब इनको चाहिए कि ये अब साल पहले इलेक्शन करवाने थे, अब दिनों पे आ गए जी, 10 दिन पहले करवा दें, 5 दिन पहले करवा दें। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए, ताकि आइंदा भी इस किस्म की हमाकत का जो है वो किसी को जरूरत ना हो और किसी को ये हौसला ना हो कि इस तरह से सिस्टम के ऊपर हमलावर हो। और राना साहब, क्या मुज़ाकरात के दौरान कोई ऐसी बात भी सामने आई तहरीक इंसाफ के वफ्द की जानिब से कि अगर मज़ीद ताख़ीर होती है असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने में, तो इस दौरान हुकूमत इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश करेगी या उनको जेल भिजवाने की कोशिश करेगी? क्या क्या ऐसी भी कोई वफ्द की तरफ से सामने बात आई? बहरहाल ये उनका खदशा तो है, एप्रीहेंशन तो है उनकी, और इसका वो इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन जो केसेस उनके खिलाफ हैं वो अदालतों में मौजूद है, अंडर ट्रायल है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अगले 2 महीने में जो है वो डिसाइड हो सकते हैं। डिसाइड वो होंगे, केस वो बड़े मजबूत हैं, लेकिन उनको टाइम करते हैं। आपको लगता है अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तब भी वो केसेस डिसाइड नहीं हो सकेंगे इतनी देर में? मेरा ख्याल है, लेकिन एक केस ऐसा है, बल्कि 2 केस ऐसे हैं कि जिनका डिसीजन जो है वो जल्दी भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये अदालतों में ये मामला सबजुडिस है, इसका हुकूमत के पास तो कोई अख्तियार या कोई तोशा खाना केस में तो आज कहा गया है कि अगली समात में इमरान खान साहब पेश भी हो, उन पर फर्द जुर्म भी आयद की जाए। लेकिन क्या आपकी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है कि इंतखाबात को अक्टूबर तक लेके जाएं, अपने वक्त पर हो इंतखाबात, ताकि इमरान खान साहब उस वक्त तक नाअहल हो जाएं? देखें, उस वक्त तक नाअहल हो या ना हो, लेकिन हमारी ये कोशिश रही है, और ये आज की बात नहीं है, पहले 1 साल से रही है कि असम्बली अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करे। तो
इसके ऊपर हम बिल्कुल कायम हैं, इसके ऊपर इनको कायल करने की भी कोशिश करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब जब 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहे, तो जब 14 मई को नहीं हो रहे तो फिर 14 मई के बाद 8 अक्टूबर ही डेट है। अच्छा, लेकिन राणा साहब आज समात के दौरान बार बार चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि 14 मई को पंजाब में जो इलेक्शन का फैसला है वो तो इन फील्ड है, वो फैसला बरकरार है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उसको लेकर हम बैठे नहीं रहेंगे, आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए अगर आइन को इस्तेमाल करना पड़ा तो वो भी किया जा सकता है। देखिए शहजाद, मैंने पहले भी ये बात एक दिन पहले बात की थी कि ये अब किसी इंसान की बस में तो नहीं है कि 14 मई को ना इलेक्शन कमीशन के बस में 14 मई को इलेक्शन करवा। ये इलेक्शन 14 मई को तो नहीं होगा, तो जब 14 मई को भी नहीं होंगे, 90 दिन में भी नहीं होंगे, तो फिर ये 10 दिन आगे 10 दिन पीछे के लिए ये तो फिर जिद हो गई। ये कोई वाइज डिसीजन तो ना हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब 14 मई को जब इलेक्शन नहीं होगा तो उसके बाद फिर इस किस्म के यानी जो है वो खामखा के मामला में उलझना और मुल्क को उलझाना जो है ये मेरा पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद, तहरीक इंसाफ के वकील फैसल फरीद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, आज भी जो समात हुई उससे कोई कंक्लूजन, अभी तक ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन जो रिमार्क्स आए ये कंक्लूजन ड्रॉ करने में बड़ा मसला हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जो फैसला दिया है उस पर लचक दिखाई जाए, सियासतदानों को बात कर दी जाए, या कुछ रिमार्क से ऐसा भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करवाना चाहती है। जो 14 मई का फैसला है कि पंजाब में इलेक्शन हो, आपका क्या टेक है इस आज की समात के बाद? शहजाद, ज़ाहिर है एक अदालत फ़ैसला देगी और मुल्क की टॉप अदालत फ़ैसला देगी तो उस फैसले को अमल दरामद तो वो चाहेंगे ना हो, लेकिन जो इस हुकूमत में आइन शिकनी या नाकानूनियत की उन्होंने कसम खाई हुई है, ये नहीं मान रहे। निज़ाम के ऊपर तो इस वक्त हमला आवर है पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव, और वो अदलिया के अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और उन्होंने साफ लफाजों में कह दिया है कि हम किसी के हुक्म की तामील नहीं करेंगे, आपने जो करना है कर लें। तो इससे सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मुज़ाकरात वाला केस है, इसमें तो मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों लोग इतनी आस उम्मीद लगा के बैठे। ये तो केस में कोई जजमेंट आनी नहीं है, पिछले डायरेक्शंस तो दी नहीं है, तो डायरेक्शंस नहीं है तो फिर जजमेंट क्या आएगी। नेगोशिएशंस बिल्कुल हुकूमत ने की और उस अदालत की इंटरवेंशन के बाद ही की, लेकिन जो नज़र ये आ रहा है कि लिंगर ऑन करने के लिए जो इनका एक प्लान है और 90 दिन की जो डिफाइंस है, और आज जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा एरोगेंस एंड डिफाइंस, ये हुकूमत का जो है वो एक मतमा नज़र आता है। कानून और आइन पे अमल दरामद या अदालत के हुक्म पे अमल दरामद तो बिल्कुल मतमा नज़र नहीं है और ना ये करेंगे। लेकिन फैसल साहब, जिस तरीके से समात अब इस मामले पे जारी है उससे ये तो बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा है कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाएं, क्योंकि शायद उनको भी यही नजर आ रहा है कि 14 मई को पंजाब के इलेक्शन तो होने नहीं है। पहले भी हिदायत जारी की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, वजारत खजाना को कि आप पैसे जारी करें, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कोई एक्शन भी उसके सामने नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही है कि वक्त गुजरे, मुज़ाकरात कामयाब हो ताकि मामलात आगे बढ़ सके। नहीं, मुज़ाकरात तो कामयाब नाकाम करने में तो हुकूमत का ही है ना बहुत बड़ा इशू। ये जो एडवाइज़र लगे हुए हैं, वज़ीर दाखिला जैसे, वज़ीर दिफा जैसे, या एक SAPM जो नए हैं जो कहते हैं कि ये जब इफ्तिखार चौधरी होते थे तो ये ज़रदारी साहब को मशवरे देते थे कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जजेस को हटा दें, उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे। लेकिन ये चीज़ें जो थीं, ये चीज़ें तो सीधी जो आपने बात की है कि अमल दरामद जो हुक्म पे है वो किसने नहीं किया, उसी हुकूमत ने नहीं किया ना। उसके मुख्तलिफ तरीके बनाए गए, मुख्तलिफ तरीके से डिफाई किया गया, मुख्तलिफ तरीक़ों से लिंगर ऑन किया गया। तो ये तो मैसेज बड़ा क्लियर है ना कि अगर इस चीज़ पर डिफाई हो गया तो मुझे आगे बताएं कि अगले इलेक्शन कराने की गारंटी कौन देगा इस मुल्क में। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, और जो नहीं मान रहे, जो आप भी कह रहे हैं कि अंधे को भी नज़र आ रहा है 14 को ज़ाहिर इलेक्शन नहीं हो सकते, किसी सूरत में नहीं हो सकते, तो ये सारे मामलात के पीछे कौन था? ज़ाहिर है हुकूमत थी, उनके इदारे थे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बाई पार्टीज़न तो नहीं है। उस पर ये एलिजिडली जो है एक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त मुल्क की है वो तो उनके रोल से मुतमईन नहीं है, और उन्होंने जो पिछले फैसले में कुछ और कहा और रिव्यू बिल्कुल ही कुछ और कर दिया। तो ऐसे सारे मामलात के पीछे जो आपको कौन सा ऐसी नज़र नहीं आ रही, मतलब ये तो
मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि कौन इलेक्शन नहीं कराना चाह रहा है, और इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है इस मुल्क में। उसकी वजह यह है कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। तो फिर अगला इकदाम क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइन को इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में कब करेगी? 14 तारीख गुजर जाएगी, उसके बाद करेगी, उससे पहले भी कर सकती है? और किस किस्म के इकदाम की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में? नहीं, डिफाइंस तो 14 तक ज़ाहिर है, 14 का एक वो टाइम लिमिट है जो मेरी अपनी एस्टिमेशन है। शायद वो 14 तक का इंतज़ार करें। उसके बाद आज भी चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स में ये दिया है ना कि आप गैर संजीदा हैं, आपने अपने केस को तो लड़ा नहीं, और ये जो बाद में तावीलें पेश करें आपने कभी उनके सामने, बेंच के सामने नहीं दी। तो आपने तो सियासत करना चाह रहे हैं, आप मुकदमा तो लड़ना नहीं चाह रहे, ना ही आपने कभी कोई बात की है। और जब ये बात करने का वक्त था तो ये जो है पार्टियां बायकॉट कर गई। जब बाहर बायकॉट किए तो अंदर अदालत ने कहा कि आपने बायकॉट किया है, जाके अपने क्लाइंट से लिखवा लाएं कि बायकॉट नहीं है तो आपको हम सुनेंगे। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपके शो का बायकॉट भी करूं और आपके सामने बैठ के बात भी करूं। ये तो लेकिन जो वकीला लॉजिकल नहीं थे है। उन्होंने, जिसमें फारूक नाइक साहब भी थे, उन्होंने कहा कि हमने किसी किस्म का बायकॉट नहीं किया है, सियासी बातें होती रहती हैं, तजावीज़ आती रहती हैं, टीवी चैनल पे इस तरह की खबरें चली, लेकिन हमने, जब वकील आके खुद कह रहे हैं कि हमने बायकॉट नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, नहीं शहजाद, बात ऐसी नहीं है। अगर मैं आपका वकील हूँ और मैं अदालत में आपकी इंस्ट्रक्शंस पे जाता हूँ, वकील हम अब बतौर अज़ खुद हम वकील नहीं पेश हो सकते किसी भी केस में। अगर मेरी जो क्लाइंट है अगर वो डिफाइंस करता है, वो अदालत पे अदम एतमाद करता है, तो बतौर वकील जो है मैं वहाँ पे पेश नहीं हो सकता। मुझे इखलाकी तौर पे भी नहीं कोर्ट को बताएंगे ना। उस दिन तो कोर्ट को ये बताया जा रहा था कि हमें सुन लें, हम बात करें। कोर्ट को ये नहीं ये नहीं था, ये नहीं हो सकता। वकला ने कहा आप हमें एज ए वकला बात कर लें। ये जो PML नवाज़ के वकील ने कहा कि वो पागल हुआ है, मैं तो पागल नहीं हुआ। ये वर्ड थे उनके, मैं क्योंकि मौजूद रहता हूँ। उन्होंने कहा वो पागल हो गए, मैं तो नहीं हुआ। तो इशू ये है कि जब इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, जब आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वकला जो हैं वो ऑन दर ओन तो नहीं मुकदमों में पेश हो सकते। अगर मैं इमरान खान साहब या किसी और के बिहाफ पे पेश होता हूँ, वो मेरा वकालतनामा विड्रॉ करें तो मैं कैसे वहाँ पे पेश हो? वो पागल हो गए, मैं तो नहीं हुआ। वो काफ़ी सीनियर वकील है। नहीं, लेकिन ओपन हियरिंग थी ना, इसलिए क्योंकि कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो नहीं है कि कोई इन चेंबर में हो, तो फिर नाम ले सकते हैं मेरे ख्याल से आप। वो मुनासिब नहीं है, वो आपने रिपोर्टर से पूछ लीजिएगा। अच्छा, दे हैव गॉन इनसेन, नॉट मी माय लॉर्ड। ये नून लीग के वकील ने आप कह रहे हैं कि वहां पे कहा था। इन्होंने बहुत सारी बातें की। बहरहाल ये बात है, जो पॉइंट ये है कि उन्होंने अदालत ने मौका दिया कि जाएं अपने अपने क्लाइंट से लिखवाए लाएं कि बायकॉट या एतमाद करते हैं तो फिर ही आपकी बात सुनेंगे ना। तो ये कहना, ये तो ज्यादती की बात होगी। तो अब मैं समझता हूँ कि ये इवन कहना कि आपकी पार्टी जो है, मेन जो गवर्नमेंट है, वो एतमाद बायकॉट कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बाकायदा बैठ के हर्जा सराई दशनाम तराजी हो रही है, और वकील आके कहें कि जनाब माय लॉर्ड मैं मुझे सुन लीजिए, ऐसा होता नहीं है। सही। तो फैसल साहब, अब आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या दो पॉसिबल आउटकम है कि अगर तो सियासी मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, हुकूमत और अपोजिशन किसी एक तारीख पर इत्तफाक कर लेती है, तो फिर तो मामला वैसे ही खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको 14 तारीख के आसपास या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर आइन और कानून के मुताबिक कैबिनेट के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ या पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देगी। देखिए, जहाँ तक तो पहले आपके सवाल का जवाब है, ये बॉल तो हुकूमत की कोर्ट में थी जी। हुकूमत ने ही रेजोल्यूशन की तारीख देनी है और इलेक्शन की तारीख देनी है। और याद रहे, जो PTI की तरफ से जवाब जमा कराया गया है उसमें ये लिखा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना पड़ेगा जी। क्योंकि अगर आप 90 दिन से इलेक्शन आगे लेके जाएंगे तो ये आइन में एक दफ़ा तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं होगा, और यही लीगल पोजीशन है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर ये मुज़ाकरात नहीं तो फिर क्या होगा? डिफाइंस के अपने कॉन्सिक्वेंस हैं जी। अगर ये नहीं होता या 14 मई की डेट भी चलती है तो फिर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। उसमें तौहीन अदालत का एक ऑप्शन मौजूद है, बाकी ऑप्शन जो हैं अदालत वक्त आने पे, क्योंकि वो क्या करते हैं, किस तरह से करें, ज़रा अदालत के बिहाफ पे तो नहीं कहा जा सकता कि वो क्या करेंगे, लेकिन ऑप्शंस तो मौजूद है। और मेरे ख्याल में ये हुकूमत चाहती भी ये है कि ये अपनी बजट की जब तो बात कर रहे हैं, बजट में आर्टिकल 86 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, 120 दिन आप बजट पेश किए बगैर भी जो है वो गुजारा हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का
मैंडेट है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट माना नहीं जा रहा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को कोई उसको कंसिडर किया जा रहा है। जी, लिहाजा आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से बात भी की गई, लेकिन मुझे है। मुख्तसर एक जवाब इस बात का भी दे दीजिएगा, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड पसंद पड़ता है ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब चाहते हैं 14 मई को असेंबली टूट जाए, जुलाई में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर ज्यादा वक्त दिया गया तो शायद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उस बात के खतरात बढ़ जाएंगे। क्या ये फेयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को? देखिए, उनके खिलाफ जो भी केस हैं उनमें मेरिट नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज कार्रवाई की गई है एक जज साहब की तरफ से, उन्होंने वो पहले से माइंड बना के बैठे हुए थे, 7.5 घंटे बैठे, उन्होंने अदलिया फैसला तो दिया नहीं, लेकिन 10 मई की तारीख मुकर्रर की है उस केस में जिसकी कॉग्निजेंस उन्होंने गलत ली है, जिस पर एक काफ़ी सब्सटेंशियल आर्गूमेंट्स हुए हैं। अगर कोई हारिस साहब जैसे सीनियर वकील 4 घंटे बहस करता है तो वो जज साहब को भी तो थोड़ा, और दूसरे वकील जो हैं 3 घंटे बहस करते हैं, तो ही शुड कंसीडर द आर्गूमेंट्स, गिव अ डिटेल्ड जजमेंट आई नहीं है, तो इतनी जल्दी क्या थी आपको ये सारा मामला करने की? तोशाखाना केस की तो बात ये कर रहे हैं। मामलात के ऊपर, और फिर आज तोशाखाना ही लगा हुआ था ना जी, आज तो तोशाखाना था। तो बात यह है कि आप 10 मई को उस कम्प्लेक्स में बनाने फर्द जुर्म लगाने के लिए बुला रहे हैं जहाँ पे एक शख्स आपकी पुलिस की पिकेट के ऊपर कत्ल हुआ है, और वहाँ पे हम ये कह चुके हैं कि सिक्योरिटी वाइज दैट इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन। और जब ये अदालत शिफ्ट की गई 18 मार्च को, वहाँ पे जो हुआ, वो जज साहब जो हैं जिन्होंने रिपोर्ट दी उनको ट्रांसफर कर दिया गया, वो द रीजंस बेस्ट नोन टू द एडमिनिस्ट्रेशन। जफर इकबाल साहब पहले जज थे, तो उनको जो पिछले केस से सुन रहे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत की ख्वाहिश है कि आने वाले बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाए, और इस हवाले से हुकूमत बयान भी दे रही है, लेकिन IMF ने भी वाजे कर दिया है कि हुकूमत आने वाले बजट में कोई भी सब्सिडी IMF के अप्रूवल के बगैर नहीं देगी। और IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने यह भी कहा है कि जरूरी फाइनेंसिंग के इंतजाम हो जाने के बाद 9th रिव्यू को हतमी शक्ल देने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ काम जारी रखेगा, और IMF आने वाले मरहले में बजट 2024 की तकनीकी तैयारी के साथ साथ पॉलिसीज के इतलाक के लिए मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की हिमायत करता रहेगा। लेकिन अहम बात यह कि पिछले 7 महीने से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वजीर डॉक्टर हफीज़ पाशा ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हुकूमत ख्वाहिश कर रही है कि आने वाले बजट में वो आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन IMF तो बड़ा वाज़े तौर पे कह चुका है कि इस बजट में जो भी सब्सिडीज देनी है हुकूमत ने, वो IMF के अप्रूवल के बाद दी जाएंगी। तो क्या आपको लगता है कि इस बजट में इतनी गुंजाइश होगी हुकूमत के पास कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए वो आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये मसला है कि क्यों IMF इस वक्त आने वाले बजट की बात कर रहा है। इसलिए कि जो रिव्यू मुकम्मल होना है वो नवा रिव्यू है, और उसका ताल्लुक है आपके जो इस वक्त का साल है, रफ्तार जो हो रहा है, उसमें पहले क्वार्टर की रिजल्ट्स पे तवज्जो देना चाहिए। उसके बरक्स वो अब जून के महीने की बातें करना शुरू कर दिया है। ये दरअसल मैं समझता हूँ नामुनासिब है। इसको अगर वाकई लेना है तो नवे रिव्यू में नहीं ये इशू है, ये इशू 11वें रिव्यू का ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि IMF इस मर्तबा बहुत अनरीजनेबल हो रहा है पाकिस्तान के साथ, इसलिए कि हमें उनकी छतरी की तो ज़रूरत है, और इस वक्त हमारे साथ जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मैं समझता हूँ नामुनासिब। अभी भी इशू यही है कि आज भी जो मिशन चीफ हैं नेथन पोर्टर, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि जो एक्सटर्नल गैप का वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद ही IMF का प्रोग्राम कंक्लूड हो सकेगा। दोस्त ममालिक से $3 बिलियन की तो कंफर्मेशन आ गई, क्या जो बाकी $2 अरब है वही इस वक्त इशू है? बात दरअसल इसमें भी ये है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द IMF, देखिए एक जिसे हम अंग्रेजी में एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम क्रिएट किया है उन्होंने। बाहर से पैसा उस वक्त आएगा ज़्यादा जब ऑपरेशनल हो जाएगा IMF प्रोग्राम। उसके बरक्स IMF कह रहा है कि पहले पैसा आए फिर हम ऑपरेशनल करेंगे। तो ये IMF जो हमारे ग्लोबल लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, इस तरह का बिहेवियर कम से कम मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने खुद 2-3 प्रोग्राम्स नेगोशिएट किए हैं,
दिस काइंड ऑफ belligerent attitude by the IMF मैंने कभी पहले नहीं देखा। क्या इस बजट में फिर अवाम को रिलीफ दे सकेगी हुकूमत, या बजट स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस विद IMF कंडीशंस होगा? बात दरअसल ये है कि IMF ने जो प्रोजेक्शन किया है अगले साल का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में और रीजनल आउटलुक भी जो कल छपा है, उसमें उन्होंने तो बजट के खसारे को तारीख का सबसे बुलंद लेवल पे लेके चले गए हैं, यानी कि 8.3% GDP का, जबकि इस साल तकरीबन 6.7% पर ये पहुंचेगा। और उसकी वजह ये है कि जिस तेजी से वो हमसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम अपने सरे सूद को बढ़ाएं, हमने 21% तक कर दिया है ऑलरेडी, और उसके नतीजे में आपको हैरत होगी अगले साल सूद की पेमेंट जो है वो तकरीबन 8,000 अरब तक पहुंच जाएगा, और इसकी वजह से खसारा बढ़ जाएगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आपको टैक्स रेवेन्यूज में 30% इजाफा करना है, यानी कि तकरीबन 2,300-400 अरब एक साल में एक्स्ट्रा जनरेट करना है। मेरी अपनी राय यह है कि अगर पाकिस्तान वही फॉलो करता है जो IMF के MD ने खुद कहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद टारगेटेड रिलीफ टू द पुअर, ये एक बड़ी सेंसिबल स्ट्रैटेजी इंडिकेट की है। ये जो फिगर आपने बताया 8,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा, जो मौजूदा शरह सूद है 21% की, उस वजह से, और इसमें IMF अब मजीद कह रहा है कि इजाफा किया जाए। तो डॉक्टर साहब, इसमें जाहिर सी बात है जो कारोबारी तबका है उसके लिए तो 21%, 22% पे कारोबार करना नामुमकिन है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी बोरोर हुकूमत पाकिस्तान खुद है, और जो नंबर आपने बताए उससे तो जो फिस्कल खसारा है वो और बढ़ जाएगा। तो फिर इसमें मंतक क्या है? जब एक तरफ IMF खुद देख रहा है कि हुकूमत ने बोरो करना है, हुकूमत का डेट मजीद बढ़ेगा, तो फिर क्यों वो इसरार कर रहे हैं? क्या वाकई शरह सूद को मजीद बढ़ा दिया तो जो इन्फ्लेशन के मसाइल है वो हल हो जाएंगे क्या? इन्फ्लेशन में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द IMF इजाफा होगा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से। एक तरफ तो मनी सप्लाई में बेतहाशा इजाफा होगा, गवर्नमेंट रिकॉर्ड लेवल पे बोरोइंग करेगी, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। दूसरी तरफ आपका जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल वगैरह है वो बढ़ेगा, तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। कह रहे हैं कि IMF का रवैया बड़ा अनरीजनेबल है पाकिस्तान के साथ, तो क्या किया जाए डॉक्टर साहब? क्या विदाउट IMF भी कोई सोल्यूशन है, कोई प्लान है? क्या इकोनॉमी पाकिस्तान की रिकवर होना शुरू हो सकती है विदाउट IMF प्लान? कल जो विजिट है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उसकी बेपनाह अहमियत है। कुछ हमारी थिंकिंग ये भी है कि शायद वेस्टर्न प्रेशर पड़ रहा है कि पाकिस्तान ने जो तकरीबन 25 से 26 अरब डॉलर के लोन्स चाइना से लिए हैं उनकी रोल ओवर करवाने, इसलिए भी प्रेशर शायद पड़ रहा है। आई मे बी रॉन्ग, मुझे इनसाइड नॉलेज नहीं है, ये मेरी एनालिसिस है। तो कल जब आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब, आई होप कि उनसे सीरियस डिस्कशंस होंगे ऑन पाकिस्तान फ्यूचर रिलेशनशिप विद चाइना एंड हाउ वी कैन काउंटर द एक्सट्रीम नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ IMF। लेकिन फिलहाल कोई ऑल्टरनेट नहीं है IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा। अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं और हमारी क्रेडिट रेटिंग्स नियर डिफ़ॉल्ट तक पहुंच चुकी हैं और रिजर्व्स तकरीबन 1 महीने से कुछ ज़्यादा इंपोर्ट कवर है, फ्रैंकली इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बजट के हवाले से दोबारा पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो तनख्वाह, जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहों में, उनकी पेंशन में बहुत ज़्यादा इजाफा करने का हुकूमत सोच रही है, सब्सिडी देने का सोच रही है। आज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से भी कहा गया है कि अगले साल पावर सेक्टर के लिए तकरीबन 1.5 ट्रिलियन यानी कि 1,500 अरब रुपए की सब्सिडी उन्होंने डिमांड की है। क्या इस बजट में ये मुमकिन होगा हुकूमत के लिए? बिल्कुल नहीं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। देखिए, आपको इस वक्त अगर कहीं आपको रिलीफ देना है तो हमारे गरीब आवाम को देना है। इस वक्त आपको हैरत होगी कि उसका पैमाना जो है पॉवर्टी के इंसिडेंट्स का, वो मुल्क के तकरीबन 40% हमारे पॉपुलेशन जो है वो गरीब हो चुका है। इस बात पे बहुत अफसोस है। ये वो लेवल है जो 20 साल पहले था। अब आपको इस वक्त कोई रिलीफ अपर मिडिल क्लास
और अब जो आपकी एलीट है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आपको तो हैरत होगी ये सुन के कि इस वक्त जो हमने मराहत अपने सबसे अमीर तबके को दिए हैं वो 4000 अरब के टैक्स कंसेशंस, रिलीफ्स, रिबेट्स एंड एग्जेम्पशंस। अब वक्त आ गया है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमारे अमीर तबका अब मुल्क को सपोर्ट करे और ये कंसेशंस विड्रॉ हो। डॉक्टर साहब, इस वक्त क्योंकि हुकूमत के लिए बड़ी एक परेशानी की बात है कि अवाम के ऊपर महंगाई का बहुत बोझ है। आज भी जो हफ्तावार महंगाई के नंबर आए हैं उसके मुताबिक SPI 48% से तजावुज कर चुका है। जो अप्रैल के महीने में CPI था 36% था। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, खासतौर पर क्योंकि हुकूमत की निगाह इस वक्त इलेक्शन पर है, तो अक्टूबर तक आप देख रहे हैं कि क्या जो अफराद ज़र के नंबर हैं उसमें कोई कमी आएगी या स्टेटस को रहेगा या मजीद महंगाई में इजाफा हो सकता है? वजह क्या है कीमतें बढ़ने की? दो वजह। एक वजह है कि यकीनन करेंसी की जो गिरावट है और उसके नतीजे में बाहर के इंपोर्टेड आइटम्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मगर असल वजह इस वक्त अफराद ज़र का पैमाना इतना ऊपर जाने का जो वजह है वो शॉर्टेजेस हैं। आपने इंपोर्ट्स को इस हद तक कम कर दिया है कि तकरीबन हर चीज़ की कीमत बहुत, आपके इंपोर्ट प्राइस में जो इन्फ्लेशन है उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन आपकी डोमेस्टिक प्राइस में हो रहा है। और अगर आपके रिजर्व सिर्फ 4.4 अरब डॉलर पर रहते हैं तो रुपए पर प्रेशर बहुत रहेगा। और ख़ास तौर पर अगर IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो गया है तो फिर तो अफरात ज़र की रफ्तार 60% तक भी जा सकती है। ये जो बात बता रहे हैं कि शॉर्टेजेस की वजह से महंगाई है, तो ये भी हुकूमत के लिए कैच 22 सिचुएशन है, क्योंकि इस माह में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 800 मिलियन डॉलर का रह गया है, तो शायद जब रेमिटेंसेस के नंबर आए तो हम 1.3-1.5 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस दिखा सकें, जो कि ज़रूरी है इतने लो रिजर्व्स के बाद। तो अब हुकूमत क्या करे? क्या वो करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो इंपोर्ट है उस पर पाबंदी लगा के रखे या अफरात ज़र कम करने के लिए इंपोर्ट्स को अलाउ कर दिया जाए? यही एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, आपको मुझे एक बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक्स कहना पड़ेगा कि आप जो हैं अपने एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करें, उसके नतीजे में कीमतों में इतना इजाफा नहीं होगा। अगर आपने 1% रुपए को गिराया तो उसके नतीजे में 0.17% एक्स्ट्रा इन्फ्लेशन होता है। ये रिसर्च का नतीजा है। उसके बरक्स जब आप एक्यूट शॉर्टेजेस क्रिएट करते हैं तो प्राइसेस में एक्सप्लोजन हो जाता है। तो बैठ के सोचें कि विच इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव, ए प्रॉपर मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, जिसको फ्रैंकली अभी भी मैनिपुलेट कर रही है हुकूमत, और आप उस बेसिस पर मार्केट बेस्ड प्राइस लेवल पे चलें। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि कीमतों में थोड़ा सा ठहराव आ सकता है। डॉक्टर साहब, अगर इस वक्त रुपए को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए तो डॉलर के मुकाबले में क्या कदर होनी चाहिए रुपए की? देखिए, इस वक्त 283 है। हमारा जो प्रोजेक्शन था साल के एंड का, अगर नॉर्मल बेसिस पे मार्केट चलता रहा, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है कहते हुए, आई डोंट वांट एनी इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स। यह बस एक रिसर्च का नतीजा है, हो सकता गलत हो। हमारा एस्टिमेट था कि साल के एंड तक 295 रुपीस टू द डॉलर, पहले भी रिकॉर्ड पर मैं ये कह चुका। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत जाने पर दो तरफा ताल्लुकात में अगर बेहतरी की कोई उम्मीद थी भी तो वो भारत की इंतहा पसंद सोच और ढटाई पर मबनी बयानिए की वजह से दम तोड़ गई है। इस वक्त भारतीय रियासत गोवा में SCO ममालिक के वज़राए खारजा का 2 रोज़ा इजलास जारी है, जिसका मेज़बान भारत है, और इस इजलास में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की शिरकत को भारतीय मीडिया ने भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बहाली की तरफ मुस्बत कदम करार दिया था। मगर आज भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म का सख्त लहजा अपनाया और मीडिया में मनफी मौक़िफ़ दिया, उसने SCO के प्लेटफॉर्म को भी दो तरफा तनाज़ात का अखाड़ा बना दिया है। अहम बात यह है कि आज मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ को दोहराया और भारत से ताल्लुकात की बहाली पर यह कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि भारत से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए।
मगर इसके लिए भारत को साजगार माहौल बनाना होगा। वजीर खारजा बिलाल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया कि सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को वेपनाइज नहीं करना चाहिए। भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक अगस्त 2019 के इकदाम वापस लेना होंगे। मगर बिलाल भुट्टो जरदारी के इस बयान पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगा दिए। जो नया सूरत हाल है वो अगस्त 5, 2019 का जो यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस थे भारत के, जिससे उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, जिनसे इन्होंने ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को वायलेट किया, मगर हमारा बायलैटरल अरेंजमेंट्स को भी वायलेट किया। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि अगर ये अगस्त 4, 2019 पे वापस ही चले जाए, मगर these unilateral violations, illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India कि वो ऐसा कोई conducive environment create करे जिसमें बातचीत हो सके। Is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. Say this, as a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize. ये था भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का बयान, और ये सब उसके बाद हो रहा है जब खुद कश्मीर के साबिक गवर्नर, जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल ये भी बता चुके हैं कि पुलवामा वाक़े की हकीकत क्या है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान की सफ़ीर मलिया लोधी साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिया साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मलिया साहबा, वैसे तो कोई बायलैटरल मुलाकात होनी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों मीडिया की तरफ से एक उम्मीद सी थी कि शायद कुछ ताल्लुकात में बेहतरी हो सकती है इस SCO विजिट के बाद। लेकिन जिस किस्म की बयानबाजी आज की गई है वजीर खारजा, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की जानिब से, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि बायलैटरल ताल्लुकात अनकरीब बेहतर हो सकें। देखिए, कोई हैरानकुन चीज नहीं हुई। ये सारी जो सिचुएशन है, इट वेंट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है कि जो तवक्कुआत थी इन्फॉर्म लोगों की, वो यही थी कि इससे कोई बर्फ नहीं पिघलेगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, और यही हुआ। दोनों ममालिक के जो पोजीशन है, मौक़िफ़ है, वो इस वक्त म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और दोनों ने यही किया कि अपनी पोजीशन बयान की। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने, जाहिर है, उन्होंने कश्मीर पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया और कहा कि कोई बातचीत नहीं हो सकती भारत से जब तक कि भारत अपना अगस्त 2019 का जो इलीगल उनका एक्शन था उसको रिवर्स नहीं करेंगे। और भारत ने, जो कि हमेशा वो लोग करते हैं, उनके वजीर खारजा ने पहले भी किया, SCO मीटिंग से पहले भी और बाद में भी, उन्होंने अपना टेररिज्म का मंत्रा जो है वो चला दिया। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई हैरानकुन चीज़ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी की ये उम्मीद थी या तवक्को थी कि इससे ताल्लुकात आगे जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो तवक्कुआत ही गलत थे, मिस्टेकन व्यू था, मिस्टेकन एक्सपेक्टेशंस थे। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि इससे जो माहौल है और एटमॉस्फेयर है ताल्लुकात का, वो फर्दर विशिएट हुआ है और फर्दर ख़राब हुआ है। यानी कि आप कह रही हैं कि इस विजिट के बाद मजीद ताल्लुकात ख़राब हुए, क्योंकि दोबारा वही बयानात दोहराए गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी जो कश्मीर के हवाले से पॉलिसी है उसको रिट्रेट किया, और वहाँ से जो दहशतगर्दी का मंत्रा उसको दोहराया गया, तो इससे ताल्लुकात मजीद आपके ख्याल में ख़राब होंगे? अब जी, जो माहौल है, ताल्लुकात तो वैसे ही ख़राब है शहजाद, तो उसमें तो कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे माहौल और ख़राब हो गया है, इसलिए कि दोनों साइड्स ने अपना मौक़िफ़ जिस तरह से बयान किया, और ख़ास तौर पे जो होस्ट कंट्री है, यानी कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा था, जिस तरह से उन्होंने बात की
वो होस्ट को नहीं करनी चाहिए उस तरह से बात। लेकिन मुझे तो हैरानगी नहीं हुई, भारत हमेशा इस तरह करता है। देखिए, ये ना भूलें कि उनके इलेक्शंस हैं अगले साल, और इलेक्शंस के लिए वो तो यही चाहेंगे कि जो पाकिस्तान बैशिंग करें, इसलिए कि बीजेपी का ख्याल है कि हमेशा पाकिस्तान बैशिंग से उनको वोट्स मिलते हैं। सो रियली नो सरप्राइज। राइट। और अब ये बताइएगा, क्योंकि नॉर्मली अगर ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच जाते हैं तो उनकी बेहतरी के लिए जो भी एफर्ट्स होती हैं वो बैकडोर ज़्यादा होती हैं, कोई ना कोई ग्राउंड बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। क्या इस वक्त ऐसी कोई एफर्ट्स नहीं है दोनों ममालिक के दरमियान? जी नहीं, मेरा ख्याल है जो बैक चैनल थी वो पहले थी, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों मुल्कों ने रिकमिट किया टू ऑब्जर्व द सीज फायर। लेकिन 2 साल से कम अज कम, 1-1.5 साल से कम अज कम कोई बैक चैनल नहीं है दोनों ममालिक के दरमियान। मैं समझती हूँ कि बैक चैनल की ज़रूरत है, इसलिए कि तनाव इतना ज़्यादा है, टेंशन इतनी ज़्यादा है कि वो किसी वक्त भी फ्लेयर अप कर सकती हैं। तो ज़रूरत तो है इस बात की कि कोई ना कोई बैक चैनल होना चाहिए ताकि टेंशन जो है दे डोंट स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिया लोधी साहबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।